अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। वैसे तो एक बहुत ही मशहूर मूवी का डायलॉग है कि पानी का काम सिर्फ पानी करता है, यानी जब आपको प्यास लगी हो तो उस वक्त कोई जूस कोई मशरूब आपकी प्यास नहीं बुझा सकता सिवाय पानी के। इसी तरह मैं समझती हूँ कि जब इंफॉर्मेशन की बात होती है तो अखबार का काम अखबार ही करता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव मूव टू किंडल, ऑनलाइन सोशल पोर्टल्स, और उनको लगता है कि डिजिटली आप कोई भी खबर या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। बट आई पर्सनली रियली लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर। मुझे लगता है ये एक बचपन की आदत होती है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि मेरे नाना जान, मुझे याद है कि वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि सुबह एटलीस्ट हेडलाइंस अखबार की ज़रूर पढ़ा करो, इससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती है। एक जो लिखने का अंदाज़ है, जो एडिटोरियल है, मुझे लगता है ऑनलाइन मीडियम्स में वो इतना उस तरह का नहीं होता। एंड देन हमारी जो इंटायर बॉडीज़ हैं, हमारी जो नफ्सियात है, वो मेमोरीज़ को कलेक्ट करती है। वो जो पेपर की फ़ील होती है हाथ के ऊपर, जिस तरह वो लफ्ज़ लिखे होते हैं, जिस तरह वो आपके जहन में जाते हैं, दिस इज़ अ कम्प्लीट फिनोमिना। सो आई रियली लाइक रीडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड आई होप यू डू एज़ वेल। तो जनाब, आज की ज़रा टॉप स्टोरीज़ पर एक नज़र डालते हैं। जिस तरह के कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी एम्बिशियस वीज़ा पॉलिसी। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक है, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म को और बिजनेस इन्वेस्टमेंट को हमने फ़रोग़ देना है। कल भी हमने आपको ये खबर दी थी कि 185 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ को आसान किया गया है। सबसे पहले इससे मुस्तफ़ीद होगी जी टर्की, मलेशिया, इसके अलावा UAE, UK। ये वो ममालिक हैं जिन पे सबसे पहले ये असरात वहाँ की एम्बसीज़ को हमने डायरेक्ट कर दिया है कि वो करें। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको तकरीबन 22 से 65% तक कम किया जाएगा, और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 7 से 10 रोज़ होगा। ई वीज़ाज़ भी कर सकते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन जाए तो जो बिज़नेस के लिए आने वाले, इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले अफराद हैं, उनका वीज़ा विदिन 24 आवर्स भी प्रोसेस किया जा सकता है, ताकि वो मीटिंग्स के लिए या मुलाकातों के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान पहुँच सकें। तो आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली इन लाइन विद ओपनिंग पाकिस्तान टू द वर्ल्ड, और ये अहम भी है क्योंकि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी हवाले से अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जहाँ अमन और भाईचारे का मैसेज देता है, तो 2-3 और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हमने कल के रोज़ देखी। अब इसमें से एक डेवलपमेंट ऐसी थी जिसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया उसको कवर ना कर सका, और यहाँ हम बात कर रहे हैं करतारपुर से रिलेटेड टॉक्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी आलमी बरादरी इस वक्त पाकिस्तान को सराह रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अमन पसंदी के, पीसफुल टॉक्स के, और इस खित्ते में जो अमन की एक फ़िज़ा है उसको बरकरार रखने के लिए, मामलात को डीएस्केलेट करने में जो उनका किरदार रहा है, उसको सराहा जा रहा है। इसी की एक और कड़ी थी कि इस महीने की कशीदगी और भारतीय जारियत के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया की करतारपुर कॉरिडोर को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए जो ऑपरेशनल मीटिंग होनी थी, वो भी हुई अटारी में। इसका बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन इसमें हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी मीडिया को वीज़ा फिर इंडिया ने नहीं दिया, और हम इसको डायरेक्टली कवर नहीं। इसकी जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें बहुत सारी अहम बातें सामने आई। एक तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान कमिटेड है पूरी सिख बिरादरी के लिए, जो ये एक बहुत बड़ा कदम है, उसके लिए अपना एक किरदार अदा करने के लिए, और ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से। अब देखिए, ये बात है कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंडिया अपना जो बुली बिहेवियर है वो बरकरार रखे हुए है, पाकिस्तान की अच्छाइयों पे भी नज़र नहीं डालता। पाकिस्तान की ये जो इक़दामात हैं जिससे हम दोस्ती का, अमन पसंदी का हाथ बढ़ाते हैं, उसको भी वो शक की निगाह से देखता है। बहरहाल जी, इंडियन डिमांड्स की तरफ से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5000 यात्रियों को, जो उनके पिलग्रिम्स हैं, उनको आम दिनों में आने की इजाज़त दी जाए, और ख़ुसूसन जो ख़ास त्यौहार होते हैं उसमें 10,000 के करीब भारतीय सिखों को, यात्रियों को पाकिस्तान वीज़ा ग्रांट करे। ये उन्होंने अपनी शराइत में रखा है। दूसरी चीज़ ये उन्होंने कही है क्योंकि इंडिया समझता है कि वहाँ बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, जिसमें एक इशू खालिस्तान का भी था, जहाँ सिख कम्यूनिटी, ख़ुसूसन जो इंडियन पंजाब है, वो ये समझता है कि उनके हुकूक की हक तलफी हो रही है और उनको मज़ीद मरात मिलनी चाहिए। उन्होंने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जिसको खालिस्तान मूवमेंट कहा जाता है, वो भी बढ़ाई, वो चल रही थी। अब इंदिरा गांधी के दौर में ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों का मानना ये है, इंडियन मिनिस्ट्री का मानना ये है कि इस खालिस्तान मूवमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया या गैर फ़ाल बना दिया गया। उनका ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान इसमें कोई हिस्सा ना डाले। मुझे लगता है ये
एक कंटिन्यूएशन है। हमेशा की तरह जो इल्ज़ाम तराशी की बौछार इंडिया करता है, एक दफ़ा फिर इस इशू को उठा के उन्होंने कहा है कि जी हम यात्रियों को भी भेजना चाहते हैं, 5,000 से 10,000 आप वीज़ाज़ भी दीजिए, करतारपुर कॉरिडोर भी खोलिए, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप खालिस्तान मूवमेंट से, जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट के एजेंट्स हैं, उनको किसी किस्म का सहारा दें। ये एक दफ़ा फिर इंडिया ऐसा लगता है कि बेस बना रहा है और ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान शायद अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देता है इंडिया में किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग देने के लिए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अब तो पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज़ हैं। लोग ये जान चुके हैं, जिस तरह के वादी कश्मीर में होने वाले मज़ालिम, पुलवामा अटैक के बाद और उसके बाद होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे के बाद दुनिया ये समझ चुकी है कि लोग इंडिया में एक बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट पनप रहा है। यानी जो हम इनक्रेडिबल इंडिया की मूवमेंट देखते हैं वो एक सतही मूवमेंट है। ज़रा सा इस लेयर्स के नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि लोगों की महरूमियाँ, उनकी ग्रीवियंसेस, उन पे होने वाले जो मज़ालिम हैं वो पनप कर एक ज़ख़म बन चुके हैं और उसके साथ साथ उसमें अब जहर एक इन्फेक्शन की सी सूरत हाल है। और लोग इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स बजाय इसके कि इन चीज़ों को एड्रेस करें, वो उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी हमने जिस तरह देखा कि दूसरी तरफ अगर हम बॉर्डर पे देखते हैं, पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है अमरीका और तालिबान की जो आपस में मज़ाकरात है उसके लिए भी। उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई है। वहाँ पे भी जो तालिबान का मौक़िफ़ है वो अपनी जगह कायम है। वो काबुल में मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं करते। और सबसे बढ़कर ये कि अब जो एवलांच पाकिस्तान पे गिरा है, जिस तरह के शहरियार आफरीदी साहब ने हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री को देखते हुए, ही इज़ द एडवाइज़र टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि जी बहुत अहम है कि हम ये जो आउटफिट्स हैं जिनको पहले हम शायद लो रिस्क आउटफिट समझ रहे थे, उनको मज़ीद बैन करें। दुनिया के बहुत सारे एनालिस्ट का मानना ये है कि शायद हमें इनकी मेन स्ट्रीमिंग की तरफ काम करना चाहिए। हमने ये सिलसिला बलूचिस्तान में भी पहले देखा कि अगर कोई बंदूक की और इंतहा पसंदी की रविश को छोड़कर दोबारा ज़िंदगी के धारे में आना चाहता है, एक फ़ाल शहरी बनना चाहता है, तो उसके पास ये मौके होने चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का तय और हम ये कहें कि नहीं, अगर माजी में आपके ख़यालात ऐसे थे और आप मज़ालिम ढा रहे थे या एक इंतहा पसंद स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते थे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान इस पूरे ख़ित्ते को, अफ़गानिस्तान की बात कर लें, भारत की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अब हमारे पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा इनवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे इन देरीना मसाइल के। हमने 20 साल 25 साल ज़ाया किए हैं और बहुत सारे मसाइल को इस नहज पे पहुँचने दिया है कि नाउ एक्सट्रीम एक्शन इज़ नीडेड। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देयर इज़ अ लॉट मोर लाइंड अप इन द शो टुडे, सो स्टे विद us and keep watching आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और यकीनन बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें ये ताकीद करते हैं कि मौसम का फल ज़रूर खाना चाहिए, और ख़ुसूसन क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है उस वक्त जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट नीड्स होती हैं वो उस वक्त के फलों में मौजूद होती हैं, मौसमी फल में मौजूद होती हैं। तो ये बहुत अहम है। और आई एम नॉट श्योर कि आपका फेवरेट फल कौन सा है, लेकिन मुझे तो सारे ही फल अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पर आज आप शायद गेस कर सकते हैं कि हम बात करने लगे हैं चेरीज़ की। चेरीज़ के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये इनरिच्ड है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट्स को समझ नहीं पाते। जिस तरह हमारी बॉडी एज करती है या मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अगर आप अपनी एजिंग को स्लो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करें, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, तो ऐसे खाने ज़रूर खाएँ जिसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, और ख़ास तौर पे फ्रूट्स। लेकिन ज़रा इसको तिब्बे नबवी की नज़र से भी देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, उनसे जानते हैं कि तिब्बे नबवी की रूह से हम क्या समझते हैं कि चेरीज़ में क्या क्या फ़ायदे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, इस वक्त मिल रही है मार्केट में? जी हाँ, तो नज़र कम नज़र आ रही है। चेरीज़ बिल्कुल मिल रही हैं, लेकिन कम है। ज़्यादातर ये मई से जुलाई तक होती थी, लेकिन चूंकि इस दफ़ा मौसम बड़ा तब्दील हुआ है, पूरी
पूरी दुनिया का, तो इस दफ़ा ज़रा पहले आ गई है चेरी। हाँ जी, 1-1.5 महीने पहले चेरी आ चुकी है। इस दफ़ा ठंड भी तो इतनी पड़ी है, ज़रा सी हमें लगता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें कि ठंड जाने लगी है तो बारिश हो जाती है। जी हाँ। अच्छा, चेरी जो है ज़्यादातर सर्द इलाकों में पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर गिलगित बिल्तिस्तान में बहुत वाफिर मकदार में पैदा होती है, और कोयटा के अंदर भी पैदा होती है। असल में तो ये 25 साल, तकरीबन 25 साल कबल एक गैर मुल्की शख्स ने इसको मुतारिफ़ कराया था कालाम के इलाके सवात में। जब ये वहाँ मुतारिफ़ हुई तो ये तकरीबन 3-4 इक़साम की होती हैं। सफ़ेद भी चेरी होती है, ब्लैक भी होती है, रेड भी होती है। अच्छा, ब्लैक चेरी जो है वो शीरी होती है, उसके खाने से खांसी को, गले की तकलीफ़ को बहुत जल्दी से आराम आता है। और रेड जो चेरी होती है वो तुर्श होती है, थोड़ी खटास होती है, तुर्श होती है, और वाइट वाली भी तुर्श होती है। अच्छा, इसके बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। कैंसर को ख़त्म करता है, खून के कैंसर को बिलखुसूस, और गले के अमराज को ख़त्म करता है, गुर्दों के अमराज को ख़त्म करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। अच्छा आगा साहब, मैं हमेशा पूछना चाहती थी कि जब हम किसी भी फ्रूट के बारे में ये कहते हैं कि एक सर्टन कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कैंसर ना होने देता है या उसको क्योर करता है, तो उसका तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए? क्या हम रोज़ थोड़ी चेरीज़ खाएँ? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उसमें आपने चीनी डाल दी या उसको आपने पका लिया, उबाल लिया, तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती। इसको खाने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, ये मैदे के लिए कदरे मुज़र है। अच्छा, हाँ, इसको खाने का तरीका ये है कि खाना खाने के तकरीबन आधे से पौन घंटे के बाद खाया जाए। खाने के साथ इसको मिला के ना खाया जाए, सिर्फ गोश्त के साथ मिला के इसको खा सकते हैं। अगर शुगर के मरीज़ गोश्त के साथ मिला के थोड़ी सी खाएंगे तो आप देखेंगे उनको दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और निहार मुँह ब्रेकफास्ट के तौर पे नहीं खा सकते। इसको खाना खाने के आधे से पौन घंटे के बाद खाएं। ये बहुत तेज़ी से हज़म होती है और खाना जो है ज़रा होता है, तो कॉम्बिनेशन इसका बन नहीं पाता है। अच्छा, फिर मैं आपको एक ख़ास बात इसकी बताऊं कि गुर्दों के मरीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूरिक एसिड जिन्हें आता है वो ये इसका इस्तेमाल करें, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चेरी के पीछे आपने एक डंडी देखी होगी, एक मुट्ठी वो डंडियाँ आप इकट्ठा करें और उसको 12 से 14 घंटे पानी के अंदर भिगो दें। जब इसको भिगो के रखेंगे आप, और जब इसको दूसरे दिन इसको थोड़ा सा चॉप करें, और चॉप करने के बाद 3 से 4 गिलास पानी में इसको बॉईल करें। जब बॉईल करने के बाद इसका जोशांदा बन जाए, इसको छान के निकाल लें। दिन भर में 3 से 4 गिलास पिएं। 1 हफ्ते के अंदर कैसे ही पथरी होगी गुर्दे के अंदर, वो खारिज हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको माएँ उनकी खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद 4 से 5 चेरी देंगी तो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं पेट के, और भूख बच्चों को खुल के लगती है। अच्छा, बुखार के मरीज़ जो बुखार के बाद जो है वो नकाहत महसूस करते हैं, उनकी नकाहत को दूर करने के लिए उनको भी आप नाश्ते के बाद या खाने के बाद 2 से 3 चेरी देंगे तो भूख खुल के लगेगी। मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है, जबकि ये खुद गर्म तर है, इसकी जो तासीर है गरम तर है, लेकिन जब मैदे में जाता है तो मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है। देखिए अल्लाह की कुदरत, देखिए मैदे को ठंडा कर देता है। अच्छा, हामला ख़वातीन जो हैं खून पैदा करने के लिए, खून की अफजाइश के लिए इसको बहुत इस्तेमाल करती हैं। और आपने देखा होगा कि हामला ख़वातीन को डॉक्टर्स हजरात बहुत आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन्स दे रहे होते हैं मुख्तलिफ। जी हाँ, तो उनको ये तजवीज़ करते हैं क्योंकि खून की अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है। अच्छा, एक शिकायत उमूमन ख़वातीन अमल के दौरान रहती है कि उनको कै और मतली आती है। ये कै और मतली की दुश्मन है। अच्छा, कै और मतली नहीं आने देता है। अच्छा, तीसरी बात, एक चीज़ और बताऊं कि दिल के मरीज़ अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप यकीन कीजिए दिल के लिए भी इसमें जादू है। अगर दिल के मरीज़ इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद 7, 8, 10 के करीब ये खा लें चेरी, और इसका इस्तेमाल, गुठली इसकी ना खाएँ, गुठली बिल्कुल ना खाएँ, और हर फल को बहुत अच्छी तरह धो के खाना चाहिए। और याद रखिए, जहाँ पे डंठल होता है, किसी को भी फल को ले लीजिए, चाहे सेब ले लीजिए, चाहे आम ले लीजिए, चाहे चेरीज़ ले लीजिए, जहाँ डंठल लगा होता है उस मुकाम को अच्छी तरह धोइए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ मोहलिक जरासीम मौजूद होते हैं। उसको धोने के बाद उस डंठल को अलग कर दीजिए, और डंठल जब धुल जाएगा उसके मोहलिक जरासीम भी बह जाएंगे, वो नुकसान इंसान को। तो आपने कहा कि गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है, हामला ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद है, दिल के अमराज जिनको लाहक हों उनके लिए भी चेरीज़ बहुत अफादियत होती है। और ख़ास तौर पे आपने कहा कि अगर किडनी में स्टोन्स हों तो इसके डंठल का एक तरह से जोशांदा बना के पिया जा
सकता है, जिसको पहले आप भिगो कर रखें और उसके बाद उबाल कर छान कर वो पानी का अगर इस्तेमाल किया जाए, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। इसको लगाया भी जाता है। अच्छा, टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर चेहरे पे आप इसका अरक मलेंगे, इसके अरक में असल में गूदे में पानी होता है इसके, तो इसको अगर आप चेहरे पे मलेंगे चेहरा सुर्ख सफ़ेद हो जाएगा। अच्छा, खारिश के लिए एक चीज़ बताऊंगा कि पुराने से पुराने दांत के लिए बता रहा हूँ, चेरी का अरक निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें सेब का सिरका या अंगूर के सिरके को महलूल बना लीजिए और उसके बाद उसको पुराने से पुराने दांत पे, खारिश पे, एक्जिमे पे और फुंसियों पे भी लगाएंगे, उसमें भी अफाका होगा। लेकिन यकीनी गैर यकीनी तौर पे इतनी तेज़ी से पुराना दांत ख़त्म होता है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आपने कहा चेरीज़ में चेरी का वो जो आप जूस सा निकले उसके अंदर से जो लिक्विड हो उसके अंदर मिलाएं एप्पल साइडर विनेगर या फिर या उसका अंगूर का सिरका या अंगूर का सिरका आप उसमें मिला सकते हैं, ग्रेप विनेगर या फिर एप्पल साइडर विनेगर, एंड दैट इज़ ग्रेट फॉर अगर आपका कोई भी निशान, एक्जिमा, उस तरह की चीज़ हो। ब्यूटी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। ये असल में जिगर की गर्मी को भी तेज़ी से दूर करता है। जब जिगर इंसान का ठीक होता है तो ऑटोमेटिक चेहरे पे शादाबी आ जाती है, चेहरे पे निखार आ जाता है। लेकिन मेरे तजर्बे में रहा है कि इसको जितना ज़्यादा आप चेहरे पे मलेंगे, वो आप एक दिन में रात को मलें और सुबह इसका कमाल देखें, खिलना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो आपके पास ये थी बहुत सारी टिप्स। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन ब्रिंगिंग अस दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। चेरीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो आप वैसे ही इंडल्ज कीजिए, फ़वाइद तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। जी जनाब, और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। 2-3 इश्यूज़ मैंने सोशल मीडिया पे देखे कि बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा की जा रही थी, बात हो रही थी, और सबसे बढ़कर ये कि पहले तो ये कि 23 मार्च को जो अनाउंस किए जाने वाले तमगे हैं, जिसमें सिविल अवार्ड्स की हम बात करेंगे, सितारे इम्तियाज़ की, उसमें से कई नाम ऐसे सामने आए जिस पर लोगों ने बहुत तनकीद की। कल मैं देख रही थी एक और प्रोग्राम में उमैर अलवी को बुलाया गया, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में ट्विटर होता तो इतनी ट्रोलिंग होती कि पाकिस्तान शायद वजूद में ना आता। और वाकई बात भी सच है कि हम हर चीज़ पे इतनी तनकीद करते हैं कि शायद ये हमारी नेशनल हॉबी बन चुकी है। बहरहाल कुछ नाम ऐसे हैं जिस पे लोगों ने बार बार ये सवाल उठाया कि इनको किस एवज़ इस सिविल अवार्ड से नवाजा जा रहा है, इनकी ऐसी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस पर भी हम बात करेंगे इन वन ऑफ द अदर शोज़। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया जब पंजाब असम्बली में तनख्वाहों के बढ़ाने का मामला पेश किया गया कि इस बिल को जिस तरह फौरी तौर पे पास किया गया है, जिस तरह इसकी समरी पेश की गई, तो इस पे मेरे ख्याल में नोटिस लिया और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं बहुत मायूस हुआ हूँ इस कदम से, जिस पे लोगों ने कहा कि सिर्फ मायूस होने से काम नहीं चलेगा, और इस पर फिर रिएक्शन भी आया, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया। इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज फोकस। तो शोर की दुनिया हिल जुल जाए, अगला जो PSL है सारा वो पाकिस्तान में होगा। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें, अपने शहरों के अंदर वो ज्यादा होगा। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। नए पाकिस्तान में नए इक़दामात। वज़ीर आज़म का आइंदा PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का वादा। 175 ममालिक के लिए ई-वीज़ा सर्विस भी लॉन्च कर दी गई। ये जो वीज़ा रजीम है जो खोल रहे हैं पाकिस्तान को, एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में अब कि हमें कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है वेस्टर्स के लिए कि लोग आके पैसा बनाएं पाकिस्तान में। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को समरी पर दस्तखत से रोक दिया।
जी जनाब, कल बहुत ही चार्ज्ड मैच था और मुझे लग रहा था कि कराची किंग्स हो सकता है इस दफ़ा कुछ तकदीर बदल जाए और कराची में जो फाइनल्स हो रहा है उसमें हम भी देखें कि कराची किंग्स खेलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PSL 4 में भी उनका जो सफ़र था वो अब ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद जो मीम सोशल मीडिया पे आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। किसी ने ये भी कहा कि जी लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के लिए हम एक अलग PSL का मुतालबा करते हैं। खैर बहरहाल जी, ये दोनों टीमें कुछ इतना ज़्यादा लकी साबित नहीं हो रही हैं। चौथा एडिशन भी इनके बगैर ही हम देख रहे हैं और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ज़ल्मी ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी पावर चार्ज। और मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं फाइनल्स देखने के लिए कराची में नहीं होंगी और मेरे ख्याल में आप सब की तरह हम भी टीवी पे ही देखेंगे। बट लेट्स सी हु विंस। और अगले PSL के लिए बड़ी एक्साइटमेंट है कि जी तमाम ही जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। अब जी बढ़ते हैं हम मिलो पाकिस्तान से की तरफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं अनीता करीम, हु इज़ अ मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर। ये पहली फीमेल एथलीट हैं जी जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सिंगापुर में और वहाँ से तमगा भी हमारे लिए जीत के आई हैं। इनका ताल्लुक हुंजा से है और इंडोनेशियन ओपोनेंट थी इनकी जिसको इन्होंने हराया है in the One Warrior Series in Singapore on February 28। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अनीता करीम से। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो आपको दिखाते हैं। सिंगापुर में मिक्स मार्शल आर्ट्स में तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली पहली खातून एथलीट अनीता करीम। अनीता ने इंडोनेशिया की गीता सोसोसन को OSW में शिकस्त से 2-4 किया। अनीता करीम पाकिस्तान की पहली खातून MMA फाइटर हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स दुनिया के सबसे सख्त खेलों में शुमार किया जाता है और अनीता ने ये तमगा जीतने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने वालिदैन को पैगाम दिया कि वो बच्चों पर यकीन रखें और हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। जी जनाब, पेरेंट्स का साथ और उनकी हौसला अफजाई हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। हमारे साथ मौजूद हैं अनीता, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, मिक्स मार्शल आर्ट्स इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ और हुंजा में आपके लिए कौन आपका मेंटोर था, कौन आपका कोच था इस सारे मामले में? शुरू से ही मेरी ट्रेनिंग मेरे भाइयों के साथ हुई है। बचपन में भी हुंजा में उनके साथ मैं ताइक्वांडो एक्सरसाइज करती थी। फिर उसके बाद स्टडीज़ आए और मेरे भाई मेरे जो तीनों भाई हैं, अली सुल्तान, एहतिशाम करीम, उल्मी करीम, तो वो इस्लामाबाद आए अपने स्टडीज़ के लिए और मैं वहाँ अकेली रह गई। जब मैं स्टडीज़ कंप्लीट करके इस्लामाबाद आई यूनिवर्सिटी के लिए तो पहले से मुझे शौक़ था और ज़्यादा शौक़ और हो गया कि इस्लामाबाद में फिर मेरे भाई इस तरह से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एक तो लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लड़की अकेली भी आगे नहीं जा सकती थी, उसके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो मैंने सोचा इसी में ही एक बहुत जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वादी हुंजा का जब जिक्र आता है कि वहाँ पे तकरीबन लिटरेसी ऑलमोस्ट 100% है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। आपको अपनी कम्युनिटी की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से फुल सपोर्ट थी या आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ा, मुश्किलात सामने आई? हुंजा से मुझे फुल सपोर्ट थी और हुंजा से ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर पहुंची हूँ। इन सब की दुआओं की वजह से, इन सब की सपोर्ट की वजह से। मेरे ख्याल में अगर कोई कहता है तो वो 5वीं पास होगा, अगर इस तरह कोई बातें करता है तो। सही। अच्छा मुझे ये बताएं अनीता कि अब आगे आपका क्या इरादा है? अदर चैम्पियनशिप्स जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी? जी, मेरा सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियंस में उसे रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए वो बेल्ट लेके आ जाऊं। आज तक किसी लड़की ने पाकिस्तान के लिए लेके नहीं आए। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह ताला हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए इस सफ़र के लिए, अब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आप जो प्रिपेयर कर रही हैं तो उसमें आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है? कितना घंटा आपको दिन में ट्रेनिंग करनी पड़ती है? अपनी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, किस तरह की सपोर्ट आपको होती है? अगर वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो इस स्पोर्ट की तरफ अगर राग़िब हों, मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ, तो ज़रा समझना चाहेंगे कि आपका लाइफस्टाइल और लाइफ चॉइसेस कैसी हैं?
एक्चुअली मैं अपने भाइयों के साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ। उनका अपना जिम है फाइट फोर्ट्रेस के नाम से। तो मेरी ट्रेनिंग हर रोज़ 6 घंटे या 7 घंटे होती है। और अगर कोई इसमें आना चाहता है या ख़वातीन अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा जो टीम है फाइट फोर्ट्रेस उन्हें एज अ फैमिली मेम्बर की तरह वेलकम करता है। और जिस तरह से मुझे ट्रेनिंग देते हैं अपनी बहन को, उसी तरह उन्हें भी अपनी बहन समझकर उसी तरह ही ट्रेनिंग करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अनीता, मिक्स मार्शल आर्ट्स खुसूसी तौर पे, लेकिन तमाम स्पोर्ट्स में और ज़िंदगी में भी हम कहते हैं कि जीतना और विन करना ये एक एटीट्यूड का नाम है। यानी कोई भी अगर जंग हो, स्पोर्ट हो, वो पहले जहन में जीता जाता है और उसके बाद। तो आप अपने किसी भी मैच में जाने से पहले, किसी भी कॉम्बैट से पहले अपने आप को पेप टॉक कैसे कहते हो, यानी अपना मेंटली अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे लेके आती हो? जब भी मैं रिंग में उतरती हूँ तो सिर्फ मुझे एक ही ख्याल आता है कि पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए मैंने इंस्पिरेशन बनना है, उनके लिए एग्ज़ाम्पल बनना है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना चाहती है। और मुझे सिर्फ अपने वतन का एक ही झंडा नज़र आता है कि मुझे उन ऊंचाइयों में लेके जाना है उस झंडे को। ज़बरदस्त। और वो अपने आप में इंसान में इतना जोश और खरोश भर देता है। अनीता, मुझे ये भी बताओ कि अगर जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप फाइट में होते हो, कॉम्बैट में होते हो, तो एड्रेनलिन रश भी होता है, उसका एक पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ होता है। आप क्या समझते हो कि अगर कभी फिजिकली थक रहे हो या आपको फिजिकली बहुत चोट भी लग गई है, उस वक्त एहसास होता है या उस वक्त एक धुन सवार होती है कि नहीं मुझे अपनी फाइट कंप्लीट करनी है? MMA ये टफ स्पोर्ट्स भी है और इसमें ज़्यादा बंदा थक भी जाता है, लेकिन उसी हिसाब से हमारी ट्रेनिंग भी होती है कि आगे किस तरह के ओपोनेंट आएंगे, फ़ाइट किस तरह होगी। तो उस हिसाब से जो मेरे भाई है, मेरे कोचेस है, वो मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं। ज़बरदस्त। अनीता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड यू डेफिनेटली हैव द फाइटर स्पिरिट। आपको इस प्रोग्राम में बुलाने, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का मकसद एक तो आपकी हौसला अफजाई करना, हमारी मुबारकबाद पेश करना और सबसे बढ़कर ये कि तमाम देखने वालों को ये बताना कि ज़िंदगी की किसी भी गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। जिस तरह आपने खुद कहा कि ये स्पिरिट आपकी होनी चाहिए और जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, घबराना नहीं है आपने। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त इशू है। आपकी कई दफ़ा रिकमेंडेशंस आ रही थी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया कि हम शादी के मामलात पे बात करते हैं, नए घर में एडजस्टमेंट की बात, लेकिन जब मामलात ख़राब हो जाएं और इस पॉइंट पे बात पहुंच जाए कि हस्बैंड एंड वाइफ समझते हैं कि वो साथ या कोई ऐसा इशू या इवेंट हुआ है जिसके बाद उनका साथ है, तो कहीं फिर कहते हैं कि रखा जाए या फिर बात अलहदगी तक पहुंच जाएगी। अलहदगी में सबसे बड़ा कंसर्न लोगों के लिए और ख़ास तौर पे एक कपल के लिए ये होता है कि उनके बच्चों का क्या होगा। इफ़ दे हैव मेड अ फैमिली टुगेदर, तो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए तो शायद दिल में सब्र कर लेना, कभी पहले वो स्टेजेस से गुजरेंगे कि एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दे विल मूव देयर ओन वे। लेकिन वो जो दुनिया में वो जिंदगियां लेके आए होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका फ्यूचर सोचना और उसके लिए एक समझदार डिसीजन लेना, ये एक बहुत ही अहम नहज है। तो आज हम बात करना चाहेंगे चाइल्ड कस्टडी के हवाले से। इसमें थोड़ा सा अपने माशरती जो हमारे डेजिग्नेटेड पैटर्न्स हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है, ख़वातीन का, मर्द हजरात का, फैमिलीज़ का इसमें क्या हिस्सा होता है, दीनी रूह से भी इसको देखेंगे और फिर इसको हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून की नहज से भी देखेंगे कि क्या क्या आपके पास राइट्स मौजूद हैं, किस तरह इस मामले पे एक रेजोल्यूशन कायम किया जा सकता है। वैसे तो हम आए दिन इस तरह के वाक़यात और ख़बरें अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं जहाँ पे दो पार्टीज़, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, वो आपस में कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं। बच्चे ज़ारो कतार रो रहे हैं, जिस यानी पेरेंट के पास हैं, अगले पेरेंट के लिए इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें उनके पास जाने दिया जाए, उनकी मर्ज़ी का ख्याल रखे बगैर कई दफ़ा कोर्ट्स फैसला देती हैं। और पूरा ये जो तकलीफ दे प्रोसेस होता है, एट एन एवरेज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 3 से 5 साल तक ये केस आगे लटकता रहता है और इसके ऊपर तारीख पे तारीख भी आती है जब तक इसका रेजोल्यूशन ना हो जाए। तो इस सारे दौरानिए में फैमिलीज़ पे
उस कपल पे यानी हस्बैंड एंड वाइफ पे, जो अगर हस्बैंड एंड वाइफ नहीं भी हैं, मदर एंड फादर पे और बच्चों पे क्या असर पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे। अगर आपकी इस हवाले से कोई आप बीती है, अगर आप पे ये गुजरी है, आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं इस प्रोसेस पे, हमें कॉल करके बताइए, या फिर ट्विटर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे @सिद्रा इकबाल। इसके अलावा जी टेलीफोन लाइंस आपके सामने हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे मेहमानों को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आज मेरे पैनल में शामिल हैं आलिया भाभी। आलिया सारिम हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन भी हैं। बहुत सारे तबकात में ये जब इशू होता है, लोग समझते हैं शायद मुश्किलात लोअर तबके में ज़्यादा आती है, जिनके पास बेचारों के पास वसाइल नहीं है, कोर्ट तक रसाई नहीं है, महंगा वकील नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो मेरे ख्याल में माशरे के हर तबके को इफ़ेक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद होने का। अगर गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से किया जाए, लोगों के जहन में ये खदशात हैं कि अगर बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे के जेंडर से कोई फ़ैसले में फ़र्क पड़ता है। यानी जी बेटी होगी तो वो माँ के पास ही जाएगी, बेटा होगा तो उसको अनफॉर्चुनेटली बाप के हवाले करना पड़ेगा। इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा पहले। देखिए कि माँ के लिए बेटा बेटी इक्वल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फीडिंग मदर है तो उसके लिए बेटा बेटी में कोई तफरीक नहीं है, उसने दोनों को उसी अंदाज में रखना है। कोर्ट सिर्फ एक चीज़ को जहन में रखती है कि बच्चे की बेहतरी किसकी तरफ है, माँ की तरफ या बाप की तरफ। आम तौर से सोसाइटी की जो सूरत हाल है बेहतरी माँ की तरफ होती है, तो बहुत सारे फैसले माँ के हक में चले जाते हैं। लेकिन उसमें ये पाबंदी ज़रूर लगाई जाती है कि बाप से मुलाकात ज़रूर करवाई जाए। वो कोर्ट कुछ टाइम फिक्स कर देता है जिसमें बाप से मुलाकात की जाती है। आलिया भाभी, लेकिन इसको अगर हम समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो विरासत के मसाइल होते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भी क्योंकि बेटे से ख़ानदान का नाम चलना है तो बाप भी और लड़के का ख़ानदान भी, हस्बैंड का ख़ानदान भी, उसकी कोशिश होती है कि बेटे को ले लिया जाए। बेटी को अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी एक ऑब्लिगेशन समझते हैं कि जी पहले पढ़ाई का खर्चा होगा, फिर इसने अगले घर चले जाना है, ये लेके ही जाएगी। ये तासुर भी तो है ना माशरे में। ये तासुर इस हवाले से कम है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब ये कस्टडी और ये सारे चक्कर होते हैं तो वहाँ अना चल रही होती है, उसमें इतनी लंबी सोच भी नहीं जा रही होती। अगर कोई इतना ही अच्छा सा सोचेगा कि हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, नस्ल का क्या होगा, तो क्या वो मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ेंगे? नहीं, वो कोई ऐसी बीच की राह निकालेंगे कि अपने आप को जोड़ कर रखें, उसमें 10,000 मसलहतें ले आएंगे, तरीक़ेकार ले आएंगे, लेकिन अपने आप को तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जो आपने यहाँ पे बात की वो बहुत अहम है कि मुलाकात किस तरह, यानी अगर एक पेरेंट को कस्टडी दे दी गई है, दूसरे पेरेंट के पास कस्टडी नहीं है, तो बाकायदा जो कानूनी चाराजोई होती है उसमें आपकी जो टर्म्स, जो डीड डिसाइड हो, उसमें ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली बच्चे से मिलना चाहते हैं, आप कितनी देर के लिए मिलना चाहते हैं, ये वक्त कितना डिवाइड होगा। अक्सर दफ़ा ये देखा गया है, और पाकिस्तान में गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 में अगर देखा जाए तो इसमें फ्रीक्वेंसी और जो ड्यूरेशन है वो डिफाइंड नहीं है। ये आपस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस तरह रिजॉल्व किया जाता है मामले को, उसमें इसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो वो तमाम लोग जो इस तरह के मसले से गुजर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अंधा कि आप बच्चे के अहम फैसलों में शामिल हों, आप उसकी ड्यूरेशन आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास एटलीस्ट हफ्ते में मैं एक दफ़ा अपने बच्चे से मिलूं, या महीने में जो भी आपने फ्रीक्वेंसी रखी है वो आप उस डीड में लिखवाएं। आलिया भाभी, अक्सर लोग इन मामलात में, मेरे ख्याल में क्योंकि ख़वातीन अक्सर अदालतों में ख़ुद नहीं जाती, उनका कोई ना कोई वकील या सरपरस्त होता है, या तो बाप या भाई, और वही आपकी वाली बात कि उस वक्त अना या गुस्से में मामलात इतने बिगड़े होते हैं क्योंकि घर टूट गया होता है, तो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि जी जहेज़ का सामान, घर की मिल्कियत, आप मेंटेनेंस के कितने पैसे देंगे अगर बच्चों को देंगे, ये बातें लोग डिफ़ाइन करना ही भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं सिद्रा, कि बहुत सारी औरतें बहुत गलत लोगों के हाथों सिर्फ इसलिए बैठी रहती हैं, वैसे तो ये रिश्ते जुड़े रहने चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हैं कि जालिम लोग ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूँगा, मैं तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगा, मैं इसको लेकर कहीं चला जाऊंगा। तो उसमें मैं वाजे कर दूं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में, कानून में औरत को हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, कोई उस पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हक क्या है और उस पर चलने के लिए आपको कहाँ तक जाना है। अच्छा आलिया भाभी, क्योंकि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड की बात की जाती है, जो आपने बात की वो बहुत अहम है कि अगर तो नाचाकी या आपके इख्तिलाफात इतने बढ़ गए कि आप अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं,
ख़वातीन चले अगर आदमी ने ये धमकी नहीं भी दी तो वो ये सोचती हैं कि अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं पीछे ना अपने भाई या अपने वालिद के पास नहीं जा सकती, अगर मैं ये शादी तोड़ के घर से निकलूँगी पहले मुझे खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ऐसी खातून भी कोर्ट से उम्मीद कर सकती है कि बच्चा उसको दिया क्योंकि वो फाइनेंशियली इतनी सिक्योर नहीं है? नहीं, वो औरत जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होगी तो उसको कोर्ट से प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो औरतें जो अपने हाथ पैर चलाना जानती हैं, तो ये नहीं होता कि कोर्ट कोई बहुत बड़ी अमाउंट फिक्स करेगा कि इतनी ही अमाउंट औरत कमाती है तो बच्चा दिया जाएगा। अगर वो औरत घर में बैठ के सिलाई करती है, सिलाई कढ़ाई से अपना गुजारा चला लेती है, तो भी बच्चा उसको मिलेगा। अगर वो खाना बनाती है, चाहे घर में या नौकरी करके आती है वहाँ खाना बनाती है, तो भी बच्चा उसको मिलेगा। तो किसी भी तबके की औरत माँ होती है। कोर्ट ये नहीं देखता। और अगर ये ना भी कर पाए, अभी हम माहिर कानून से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होंगे, उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्योंकि कोर्ट का या फैसला लेने वालों की अव्वलीन तरजीह ये है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, माँ के पास वसाइल नहीं भी हैं, तो क्या कोर्ट ऐसा फैसला भी दे सकती है कि बच्चे के इखराजात, उसकी मेंटेनेंस बाप दे, लेकिन बच्चे की कस्टडी माँ के पास हो? इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ चाइल्ड कस्टडी। अब हमारे पैनल में ज्वाइन किया है फरहाना उवैस साहिबा ने, शी इज़ अ रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जज ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी यहाँ पे मौजूद होने का। फरहाना, आप सबसे पहले दीनी रो से, यानी कई लोग इसमें मेरे ख्याल में सूरह बकरा की आयत नंबर 233 को भी कोट करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि दोनों वालिदैन के साथ ज़्यादती ना करो औलाद के मामले को लेकर। लेकिन जब कस्टडी का मामला आता है, और जिस तरह अभी हम गुफ्तगू में पहले भी आलिया भाभी भी कह रही थी कि एक दूसरे को इमोशनल टॉर्चर करना, क्योंकि गुस्सा भी होता है, अना भी होती है, उस वक्त बच्चे को बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा होता है अगले को तकलीफ़ देने के लिए। इस हवाले से दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम बच्चे के हवाले से जो भी फैसला कर रहे हैं कफ़ालत का, उसकी नीड्स क्या हैं। तो उसकी नीड्स में उसकी इमोशनल नीड्स भी हैं, जिसमें उसे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत शफ़क़त चाहिए। उसकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, जिसमें उसको खाना पीना, कपड़े और शेल्टर चाहिए। और तीसरी चीज़ है उसकी तरबियत। अब हमें दीन ने ये तीनों पॉइंट्स जो हैं बताने के बाद ये कहा है कि जो इन तीनों नीड्स को पूरी कर रहा हो बच्चा, उसके पास जाएगा अगर ऐसी सूरत होती है कि अगर वालिदैन में किसी किस्म का भी कोई इख्तलाफ होता है। अच्छा, इसमें हमें जो उलमा कराम हमारी रहनुमाई करते हैं वो ज़्यादातर 2 अहादीस का हवाला देते हैं कि बच्चा किसके पास और कैसे जाएगा। एक तो हमें मिलती है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उन्होंने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था तो एक खातून आई और उनकी गोद में बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा बच्चा है मेरी गोद ही इसका बिस्तर है, और मैं जो इसको दूध पिलाती हूँ सिर्फ वो इसकी ग़िज़ा है, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसकी ज़्यादा हकदार हो। एक तो ये रवायत मिलती है। दूसरी हमें मिलती है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और आप बयान करते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, एक खातून आई, उनके साथ उनका बेटा था जो तकरीबन टीनेजर था। तो उन्होंने आके भी यही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है और मैं इससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है और वो चाहता है कि ये बेटा भी उसके साथ रहे, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इतने में उनके शौहर भी आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को सामने बिठाकर उस बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तो बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसकी ज़्यादा हकदार हो, और आपने बच्चा माँ के सुपुर्द कर दिया। अच्छा, अब इसमें जो उलमा कराम है, क्योंकि दीन जो है वो उलमा कराम को और काजी को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बच्चे के लिए जो ज़्यादा बेहतर है उसको देखते हुए कि उसका फ़ायदा किस में है, उसके हिसाब से जो है वो फैसला करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 चीज़ें जो हैं वो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, इमोशनल भी, फिज़िकल भी और तरबियत भी। तरबियत की तो इतनी इम्पॉर्टेंस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से कहा कि पूरी नमाज मस्जिद में ना पढ़ो, बल्कि कुछ हिस्सा घर में पढ़ो, जैसे नवाफिल वगैरह हैं,
सिर्फ इसलिए कि बच्चे तुम्हें देखें कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है तो वो तुम्हें फॉलो करें। फिर इसी तरह औरतों को जब ये कहा गया कि तुम लोग जो हो वो बच्चों की तरबियत करो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने नरमी दी है, मोहब्बत दी है, तुम्हारे अंदर केयर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें दूध पिलाने के लिए भी औरत को ज़ाहिर है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई औरत ये कहे कि मैं दूध नहीं पिलाना चाहती या किसी वजह से नहीं पिला सकती, तो मर्द जो है यानी जो बच्चे का वालिद है वो किसी दूसरी औरत का एहतमाम करे या फिर उस औरत को मुआवजा दे अगर वो मांगती है। तो यानी दीन ने इतनी ज़्यादा बारीकियों का ख्याल रखा है। लेकिन इसमें भी फरहाना आपकी बात ही को आगे बढ़ाऊंगी, यानी इट सीम्स लाइक अ नो ब्रेनर। अगर आप एक माइनर बच्चे को देखें, अगर वो शीर ख्वाह है तो जाहिर सी बात है माँ उसकी नीड्स पूरी कर सकती है। और अगर आप एक यंग एज में भी अगर हम अक्सर छोटे बच्चों से ये सवाल करते हैं अम्मी ज़्यादा पसंद है या अब्बू ज़्यादा पसंद है, बच्चे आमतौर पर माँ की तरफ ही लपकते हैं। देखिए उसमें उलमा किराम जो हैं वो ये कहते हैं कि बच्ची की उम्र जब तक 9 साल नहीं हो जाती और बेटे की उम्र जब तक 7 साल नहीं हो जाती वो वालदा के साथ रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ऐसी उम्र है कि बाप उसको उस तरह से नहीं संभाल सकता जिस तरह से माँ संभाल सकती है। लेकिन ये जो बलोगत की उम्र है ये उस वक्त के हिसाब से जब ये फैसले हो रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, बलोगत की उम्र में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर खत्ते के हिसाब से, वहाँ के मौसमों के हिसाब से, वहाँ के हालात के हिसाब से। और फिर ये भी है कि देखें एक मिसाल जो मैंने आपको दी कि एक बेटे से पूछा गया तो बाद में इस चीज़ को उलमा कराम ने तय किया इसी हदीस को सामने रखते हुए कि जब बेटा जो है थोड़ी समझदारी की उम्र में आए तो उससे पूछा जाए तो वो इस बात की ज़ाहिर है उसको जो जिसके साथ रहना चाहे वो रहे, लेकिन उसमें भी हक जो है वो बाप का है कि वो बाप के पास जाए। अच्छा, इसी तरीके से आने से पहले हम एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि अगर तो जो वालदा है, जो माँ है, वो खालिसतन एक होम मेकर है, उसका कोई प्रोफेशन नहीं है, तो उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नहीं है। अब वो बाकी दो नीड्स जो इमोशनल नीड्स है, वेल बीइंग की नीड्स है बच्चे की, वो तो लुक आफ्टर कर सकती है। लेकिन अगर एक शादी ख़त्म होती है और एक ऐसी माँ जो फाइनेंशली स्टेबल नहीं है वो कोर्ट में जाती है कस्टडी मांगने के लिए, तो फिर उसके क्या राइट्स है? क्या उसको सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, कस्टडी नहीं मिल सकती, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी बनती है जहां मेंटेनेंस या पैसा या अखराजात तो वालिद उठाता रहे लेकिन कस्टडी माँ के पास हो? ख्वाजा साहब, ये सवाल मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपके शो में भी सवाल किया आपने, और ये मैं क्लियर भी कर दूं कि लोग बेचारी माएँ बेचारी अपनी तनख्वाहें लेके और वो बच्चे पालती रहती हैं। बच्चे को पालना जो है वो बाप का फर्ज है। सही। और बाप उस बच्चे को उसी स्टैंडर्ड से रखेगा जिस स्टैंडर्ड से वो खुद रहता है। सही। मैं आपको एक अपना केस सुनाऊं। उन दिनों ये बड़े लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तो एक माँ थी, उसके पास बच्चा था जी। तो बाप की तरफ से मैंने कोर्ट में दरख्वास्त लगाई और मैंने बताया कि बाप डिफेंस में रहता है और वो माँ रहती है उधर फेडरल भी एरिया की तरफ, और वहाँ बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और सारी रात लोग छतों पर बैठ के हवाई फायरिंग करते हैं और बच्चे की जान को खतरा है। तो जज ने छूटते ही मुझसे कहा, उसने कहा ख्वाजा साहब आप इतने सीरियस आदमी हैं, आप अपने क्लाइंट को बोले कि अपनी बीवी को डिफेंस में बंगला ले दे, अगर उसको अपना बच्चा सेफ रखना है तो ही शुड गेट अ रेंटेड हाउस फॉर हर, या खरीद के दे दे। तो मतलब ये कि बच्चे को पालना अपने स्टैंडर्ड से उसका बाप का फर्ज है। ये नहीं है कि वो माँ 5,000 रुपये आपने दे दिया। अगर बच्चा अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है और तलाक हो गई तो अब माँ जो है वो तो अमेरिकन स्कूल की या ग्रामर स्कूल की फीस नहीं दे सकती जी। लेकिन अब ये बाप ने देनी है। सही। अब ये नहीं कि वो कहे कि वहाँ तुम उसको गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में KMC में दाखिल कर दो। सही। क्योंकि माँ के पास चला गया, नाना रिटायर है। आमतौर पे केसेस आते हैं ये इसी तरह के। जरा सा मैडम ने बताया और बड़ा जबरदस्त बताया, और वही हमारा भी कानून है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, 100 साल पुराना। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि हमारा पूरा मोहम्मदन लॉ कवर है, और उसमें यह है कि राइट ऑफ हिजानत, हिजानत अरबी का लफ्ज़ है और अंग्रेजी में भी हिजानत ही यूज़ हुआ है। तो राइट ऑफ हिजानत बच्चे का माँ के पास है। सुन्नी लॉ के अंदर 7 साल तक का बच्चा और 11 साल तक की बच्ची, क्योंकि हमने यहाँ एज ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से प्यूबर्टी की, एक्चुअली वहाँ वर्ड यूज़ हुआ है प्यूबर्टी, तो हमारे यहाँ बच्चियों की प्यूबर्टी हम 11 साल लेते हैं। सही। कहीं 9 भी हो सकती है, वो अरब में होगी, यहाँ 11। तो हमने उसमें ये कहा कि 7 साल तक का बेटा और 11 साल तक की बेटी माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रहेगी अनलेस शी इज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन और शी इज रेडी टू फॉरगो इट, फॉरगो फिर करे तो भी मतलब राइट तो उसका है। अच्छा, एक
क्विकली एक सवाल आपसे करना चाहती थी कि इसी में जो आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की बात की, उसके अंदर कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूरेशन मेंशन नहीं है आमतौर पे नॉन कस्टोडियल पेरेंट के लिए कि वो बच्चे से कितनी देर मिल सके। लोगों ने कहा कि कुछ आमतौर पे कहा जाता है कि महीने में एक मुलाकात कम से कम 2 घंटे की। यही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और मैंने ख्वाजा नवीद की अदालत में तो बहुत किया है, और वो भी राइज भी हो रहा है। और इंग्लैंड में मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ कस्टडी पे ऐसे पागलों की तरह लड़ते हैं, फिर वो 1 घंटे के लिए आएगा, फिर वो अंधेरा कमरा होता था, अब तो खैर अच्छा बना दिया है। अच्छा, पीछे बेंच के ऊपर बाप बैठा हुआ है, वो माँ बैठी हुई है, बच्चे को लेके तैयार करके लाई है, मोजे वोजे लेके, इधर से वो बाप आ गया, इतने में एकदम अचानक कोर्ट में शोर मच गया। पता चला क्या हुआ, पता चला जी वो दादी ने जो है वो टॉफी दी है बच्चे को, और माँ ने लेके फेंक दिया है कि इस पे दम पड़ा हुआ है। अब वो बच्चा रो रहा है कि मैंने टॉफी उठानी है, माँ चीख रही है, या बाप बाहर से, इतना सेंसिटिव सुने, ये मैंने सीन देखे हैं, बाप जो है वो बाहर से गुब्बारा लेके आया गैस वाला, वो बच्चे के हाथ से छूट गया। अब वो चपरासी को कह रहा है गुब्बारा पकड़ो, चपरासी जंपे लगा रहा है, जज कह रहा है क्या हो रहा है। इतने में एकदम शोर हुआ, क्या हुआ, उन्होंने कहा जी पुप्पी आ गई है, पुप्पी को मिलने की इजाजत नहीं है। बाद जज ने पूछा कौन हो तुम, कौन हो, उसने कहा जी पुप्पी। बोला चलो बात, चलो बात। तो ये हो रही है मुलाकात, समझे ना। ये बच्चे की वेलबीइंग जहाँ पे आप कह रहे हैं कि उसका स्टेट ऑफ, और वो बच्चे के आगे हथकड़ियों वाले आ रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, बच्चे की माँ को भी धक्के लग रहे हैं। ये सारा सीन बच्चा देख रहा है 3 साल की उम्र से। अब वो बड़ा होकर क्या बनेगा कि वो 100 फॉरवर्ड करेगा अपने वालिद से मिलने को जब उसने ये सारे मनाज़िर देखे। अब वो मेरी बात बीच में रह गई थी, मैं कंप्लीट कर दूं क्योंकि जनरल नॉलेज की है कि 7 साल तक का बच्चा, 11 साल तक की बेटी माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रह सकते हैं, उसे इजाजत कहते हैं, अनलेस शी इज डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालिफिकेशंस 3 ही थी, लेकिन अब वो समझो 2 रह गई हैं। एक है कि खुदा ना खास्ता माँ लूनाटिक हो, या बच्चे की जान का खतरा हो कि भाई उसको संभाल नहीं सकती, रात को उसके ऊपर ही चढ़ जाए, इस टाइप का, उसका सांस ही घुट जाए, कोई इस तरह का मसला, मतलब इनसेन हो। दूसरा ये है कि खुदा ना खास्ता वो करैक्टर की लिहाज से कोई गड़बड़ हो, जो कि बड़ा मुश्किल है प्रूव करना। लूनेसी भी प्रूव कर देते हैं जी। इसमें एक ये भी है कि अगर वो निकाह कर लेती है दूसरा, उस सूरत में भी। अच्छा, तीसरा जो निकाह वाला है ना, अब उसी का मैं बता रहा था। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन निकाह है, लेकिन अभी सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे की वेलफेयर देखनी है, माँ के पास है। अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली है, वो अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, तो बच्चा माँ के पास रह सकता है। उसको कोई अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, जो नया स्पाउस है वो अदालत खुद देख लेती है और उस हिसाब से अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो जज होता है। सारी चीजें हैं, लेकिन एक काम अदालत का हो रहा होता है, वो अपने तौर पे देखता है, लेकिन एक काम रियलिटी बेस्ड होता है। मेंटेनेंस बच्चे को देनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा ख्वाजा साहब ने कि बाप को उसी लेवल पर रखना चाहिए जो वो कमाता है। लेकिन मैं वो केसेस भी देखती हूँ कि जब मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो वो मर्द ये शो करता है कि मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूँ, और फिर उसके बाद वो ये दिखाता है कि जी मेरे पास तो मेरे माँ बाप का भी खर्चा है जिन्हें मुझे लेके चलना है। फिर अगर वो और शादी करता है तो कहते हैं जी उसका खर्चा, उसके बच्चों का, यानी करते हिडन प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर ही नहीं करते। सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनमें आसानी होती है कि गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीजें आती है, उसमें वो बहुत सारी चीजें नहीं छुपा सकते अपनी सैलरी और वो, लेकिन और बाकी लोग ये सब करते हैं। उसमें एक छोटा सा वाक्य इसलिए सुना दूं कि जो ऐसा कर रहे हैं शायद उनके दिल पर असर कर जाए। बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात है वही कि उसकी सारी हिडन प्रॉपर्टीज और चीजें थी। मेंटेनेंस के वक्त उसने कोर्ट में जाके, वो क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील उसने किए, तो वकीलों ने साबित कर दिया कि जी इसके पास तो ऐसा इतना कुछ है ही नहीं, तो बस इतनी सी मिल्कियत इसकी है। उसने कहा जी मैं तो कल्लाश हूँ। वो ये करवा के और उस बच्चे की सारी मेंटेनेंस, और किस बात पे अलहदगी हुई थी कि उसका एक बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ। उसने पहले बीवी को ब्लेम किया, तुम्हारी वजह से एबनॉर्मल है, फिर उसने कहा इस बच्चे को छोड़ दो। माँ ने कहा मैं दुनिया में सब छोड़ सकती हूँ, अपने इस एबनॉर्मल बच्चे को नहीं छोड़ सकती। इस पर अलहदगी हुई, उसने कोर्ट में डिक्लेयर किया जी मैं तो कल्लाश हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। इस बात के 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उसको कल्लाश ही कर दिया, वाकई बैंकरप्ट वो वाकई हो गया बैंकरप्ट। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था। तो जो लोग सिर्फ दुनिया के कानून को मानते हैं, समझते हैं हम यहाँ जीत जाएंगे, क्योंकि फैमिली मैटर्स में इन चीजों में लोग, बहुत सारे वकीलों के पास बहुत सारे हरबे, बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, ये मैं बहन की बात को आगे बढ़ाऊं, मैं लोगों को नसीहत करता हूँ, देखिए अल्लाह ताला का रिस्क, ये वही वाला बहाना है ना कि आप घर यानी ऑफिस में भी बहाना बनाते हुए सोचते हैं कि यार किसी की बीमारी ना है। बड़ी मजे की बात है जी। देखिए ये मैठी आलमा, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है बेशक। अच्छा, आप जिसको रिस्क देंगे आगे, उसके हिस्से का अल्लाह ताला आपको दे देगा। मैं ये लोगों को अक्सर कहता हूँ कि बेवकूफ तुम इसका खर्चा नहीं दे रहे, इसका नाना दे रहा है, तो नाना जेब से नहीं दे रहा, अल्लाह ने इसके हिस्से का रिस्क पैदा किया हुआ है, वो अल्लाह इसके नाना को दे देता है, नाना इसको दे देता है।
दादा अपनी जेब से कुछ नहीं देता। सही। इसी तरह अगर ये बाप खर्चा देता तो अल्लाह ताला उन बच्चों की वजह से मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि मुझे पता है मेरे पास वक्त कम है, लेकिन गुफ्तगू बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत सारे अभी अहम हमने पॉइंट्स लेने थे। थोड़ा सा वक्त अगर हमें और मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमने कॉलर्स भी अभी नहीं लिए हैं, एक कॉल ले लेते हैं ताकि उनसे भी जरा बात हो जाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उसको मिल जाएगा अब्बा को। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर से मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़ाई हो जाए जी आपस में, जी खर्चा भी मैं भेजता हूँ, मेरे 10 साल से शादी रही है मेरी, सही। अब एक ऐसी लड़ाई होगी कि उसके बावजूद ये मुझे बच्चे नहीं मिलने देते। अच्छा, पैसे मुझसे लेते हैं, खर्चा मैं पाबंद भेज रहा हूँ, मेरे पास हर चीज है, पर मैं बाप हूँ, मेरा भी दिल करता है बच्चे मिलने। बहुत अहम सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर इसका जवाब सुनिए, वक्त हमारे पास कम है। ख्वाजा साहब, सिर्फ और सिर्फ माँ की बात नहीं होती, बाप की भी जज्बात है। राइट्स तो डिनाई नहीं हो सकते। कह रहे हैं 10 साल से मिलने नहीं दिया। तो कोर्ट में दरखास्त दें, वो उसका राइट ही ले लेंगे, बच्चे छीन लेंगे उससे, या पेनल्टी लगाएंगे। उसमें पेनल्टीज दी हुई है, माँ के ऊपर लगेगी। वकील अच्छा पर्सन भी दरखास्त दे दे कोई नहीं, लेकिन वकील कर ले विजिट। अच्छा, मैं बता रहा था कि इंग्लैंड में हर जगह जो अब मैं भी कर